नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का तीसरा सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरे दोनों वीडियोस में आपने कोई सैम्पल पेपर 1 और सैम्पल पेपर 2 देखा होगा। आशा है आपको वो सब समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हम तीसरा सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर में 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी में से भी 20 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट सी में से 10 क्वेश्चन करने हैं। तो आज हम यह अपना तीसरा सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आने वाले आपके सभी विषयों से संबंधित वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र निर्माण में किन नेताओं ने मुख्य भूमिका रूप में अपनी भूमिका अदा की? आपके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, डी ए और बी दोनों। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ए और बी दोनों। राष्ट्र निर्माण में वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों नेताओं ने मुख्य भूमिका अदा की। प्रश्न 2 है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को किसने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 सी राजगोपालाचारी, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 3 है, जवाहरलाल नेहरू भारत में किन आदर्शों को प्रतिपादित करना चाहते थे? ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 धर्मनिरपेक्षवाद, नंबर 3 ए और बी दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों, जवाहरलाल नेहरू भारत में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षवाद दोनों ही आदर्शों को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, हैदराबाद का अधिकरण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण। तो बच्चों, यहाँ आपको इनको इनके समय के अनुसार सही क्रम में लगाना है। यहाँ नीचे आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही उत्तर है। सबसे पहले ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण हुआ, उसके बाद हैदराबाद का अधिग्रहण हुआ, उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और सबसे लास्ट में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 5, सन 1947 में सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए? ऑप्शन है लाहौर, नंबर 2 कोलकाता, नंबर 3 दिल्ली। तो इसमें से आपको सही आंसर देना है सिर्फ 1 और 2। बी ऑप्शन है 1 और 3, सी है 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1947 के सांप्रदायिक दंगे लाहौर और कोलकाता दोनों जगह हुए थे, इसलिए ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र में रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 14 बड़े और 119 छोटे, 26 बड़े और 2 छोटे, 15 बड़े और 121 छोटे, 16 बड़े और 110 छोटे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वहाँ पर 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। देश के गठन के बाद नव स्वतंत्र देशों को किसी भी गठबंधन से दूर रहने का विकल्प मिला। ऑप्शन है नैम, बी है सेंटो, सी है वारसा पैक्ट, डी है नाटो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नैम के गठन के बाद नव स्वतंत्र देशों को किसी भी गठबंधन से दूर रहने का विकल्प मिला। प्रश्न 8 है, ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब तैनात की? सन बताना है आपको, 1962 में, 1965 में, 1967 में या 1968 में। तो ख्रुश्चेव ने क्यूबा में 1962 में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के में पारंपरिक नेता दलाई लामा ने डैश में भारत से शरण मांगी? ऑप्शन है 1952 में,
1955 में, 1959 में या 1960 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उन्होंने 1959 में भारत में शरण मांगी थी। प्रश्न 10 है, डैश में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना हुई? ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1990, 1992, 1993 या 1995। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1992 में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना हुई थी। प्रश्न 11 है, पंचशील की घोषणा प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख डैश ने की? आपके ऑप्शन है ए चाओ एन लाई, दूसरा है जी सियांग, तीसरा है माओ त्से तुंग, चौथा है शी जिनपिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चाओ एन लाई। पंचशील की घोषणा प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई ने की थी। प्रश्न 12 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? आपके ऑप्शन है बान की मून, दूसरा कोफी अन्नान, तीसरा एंटोनियो गुटेरस, चौथा कुर्ट वाल्हीम। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर सी ऑप्शन है। इस समय वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। प्रश्न 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं नंबर 1 3, नंबर 2 5, नंबर 3 7, नंबर 4 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 जो सदस्य हैं वो अस्थायी होते हैं। प्रश्न 14, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 मानवाधिकार परिषद की स्थापना, दूसरा याल्टा सम्मेलन, तीसरा अटलांटिक चार्टर, चौथा भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर नंबर बी ऑप्शन है। सबसे पहले तीसरी घटना हुई, नंबर 3 पर है अटलांटिक चार्टर, फिर नंबर 2 याल्टा सम्मेलन, उसके बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ और सबसे अंत में मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई। प्रश्न 15 है, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर कर दी गई। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं 10, 15, 20 या 21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन है, 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। 16, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अस्तित्व के 75 साल सन में पूरे किए। 2015 में किए, 2016 में किए, 2019 में किए या 2020 में किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उन्होंने 2020 में अपने अस्तित्व के 75 साल पूरे किए। प्रश्न 17 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 6 अगस्त 1952 को या 6 अप्रैल 1950 को या 6 जनवरी 1960 को या 6 अक्टूबर 1955 को। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है। तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 2 होती है। ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी डेयरी से कौन संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं नंबर 1 चरण सिंह, नंबर 2 एस स्वामीनाथन, नंबर 3 KN राज, नंबर 4 वर्गीस कुरियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन है, वर्गीस कुरियन जो है वो सहकारी डेयरी से संबंधित हैं। प्रश्न 20 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ध्रुवीय व्यवस्था, शॉक थेरेपी, तीसरा महाशक्ति, चौथा तीसरी दुनिया। तो इसको कहते हैं बच्चों एक ध्रुवीय व्यवस्था। CIS की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन मिल रहे हैं 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में। तो प्रश्न का सही उत्तर है CIS की स्थापना 1991 में हुई थी। प्रश्न 22 है, अरब क्रांति निम्नलिखित में से किस देश में नहीं हुई? आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ट्यूनीशिया, नंबर 2 लीबिया, नंबर 3 मलेशिया, नंबर 4 ईरान। अब आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, सिर्फ 3 और 4 या पहला और तीसरा या दूसरा और चौथा या पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
कि जिन देशों में ये नहीं हुई वो थे मलेशिया और ईरान, इसलिए ए ऑप्शन को आप टिक करेंगी। प्रश्न 23 है, अक्टूबर में 5 देशों के प्रमुख ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के निर्माण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ आपको सन बताना है, सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2003 में या सन 2004 में। तो प्रश्न का सही उत्तर है ये समझौते पर हस्ताक्षर सन 2000 में किए गए। प्रश्न 24 है, की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। किस स्थान पे थी वो दीवार? जर्मनी की, चीन की, बर्लिन की या रूस की? तो सही उत्तर है बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो इस तरह से आपका पार्ट ए यहाँ खत्म हो गया। अब बच्चों यहाँ से पार्ट बी शुरू हो रहा है। इसमें से भी 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, रजवाड़ों के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने क्या निर्णय लिया था? ऑप्शन मिल रहे हैं, भारत की आज़ादी के साथ रजवाड़े आज़ाद हो जाएंगे, रजवाड़ों की यह अपनी मर्जी होगी कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र रहें। नंबर 3, यह फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं बल्कि राजाओं को करना था। नंबर 4, उपर्युक्त सभी। तो बच्चों यहाँ ये उपर्युक्त सभी जो निर्णय थे ये ब्रिटिश सरकार ने रजवाड़ों के संबंध में लिए थे। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। प्रश्न 26 है, महात्मा गांधी द्वारा दिल्ली में रखे गए उपवास का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन 2 दिए हैं यहाँ। स्टेटमेंट, तनाव और हिंसा में कमी आई, भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका बकाया चुकाने को राजी हो गई। अब यहाँ आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही हैं। सिर्फ पहला ठीक है या सिर्फ दूसरा ठीक है या पहला और दूसरा दोनों ठीक हैं या उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो बच्चों यहाँ पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। ये दोनों कथन जो हैं वो उपवास के प्रभाव के लिए जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ के बारे में क्या सही है? ऑप्शन है, जूनागढ़ के लोगों ने अपने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। दूसरा, भारत सरकार ने 20 फरवरी 1948 को जनमत सर्वेक्षण करवाया। तीसरा, प्रांत के अधिकतर लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए वोट दिया। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो बच्चों जूनागढ़ के बारे में भी तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। प्रश्न 28 है, हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्सों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? यहाँ 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व कमज़ोर था। दूसरा, इस आंदोलन को गैर सिखों और सिखों में भी कुछ जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। तीसरा, पंजाब का यह आंदोलन अन्य राज्यों में हुए आंदोलन जैसा मजबूत नहीं था। अब आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, या पहला और दूसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है, या सिर्फ पहला ही सही है। तो बच्चों इस कथन के आधार पर ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसलिए आप ऑप्शन ए को टिक करेंगी। अब अभी कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया है। कथन है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। कारण, मुस्लिम लीग के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। अब यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। कथन के हिसाब से आपको कारण को स्पष्ट करना है और यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। जो कथन है कारण उसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न भी अभिकथन और कारण वाला ही है। देसी रजवाड़ों के संबंध में अंग्रेजी राज का नज़रिया था कि वे अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। कारण, भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला देसी रजवाड़ों की प्रजा को करना था। यहाँ पर भी है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन को आप टिक करेंगे। प्रश्न 31 है, पूर्वी गठबंधन के बारे में क्या सही है? यह पूर्व सोवियत संघ की अध्यक्षता वाला एक संगठन था। पूर्वी यूरोपीय देश इसके सदस्य थे।
इसे वारसा पैक्ट कहा जाता था। अब आपको बताना है यहाँ पर कि कौन कौन सी स्टेटमेंट पूर्वी गठबंधन के बारे में सही है। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन है, ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये पूर्वी गठबंधन के बारे में बिल्कुल सही हैं। प्रश्न 32 है, ताशकंद समझौते के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 3 तथ्य बताए हैं। भारत पाक अपने विवादों को बलपूर्वक नहीं बल्कि शांतिपूर्वक सुलझाएंगे। दोनों देशों के सभी सैनिकों को 25 जनवरी 1966 तक हटा लिया जाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो पहला और दूसरा था, इसलिए आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे। प्रश्न 33 है, 1991 में सोवियत रूस के विखंडित होने के बाद रूस से मित्रता कर भारत को क्या लाभ हुआ। यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दी हैं। कारगिल संघर्ष के दौरान रूस से भारत का समर्थन किया। रूस कश्मीर को भारत का अंग मानता है। ऊर्जा के क्षेत्र के विकास के लिए रूस ने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति की। तो बेटा यहाँ पर भी ये तीनों कथन जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। सोवियत रूस से विखंडित होने के बाद रूस से मित्रता कर भारत को ये तीनों लाभ प्राप्त हुए। प्रश्न 34 है, भारत इजराइल के संबंध में क्या सही नहीं है। भारत इजराइल के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को प्राचीन समय से देखा जा सकता है। दूसरा, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध औपचारिक रूप से 1991 में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना के बाद विकसित हुए। तीसरा, भारत के प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल की यात्रा पर गए और इजराइल के प्रधानमंत्री 2018 में भारत की यात्रा पर आए। तो बच्चों यहाँ पर आप तीनों स्टेटमेंट में से देख रही हैं, आपने पहचान लिया होगा कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरी भी सही है, दूसरी सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा कि इसमें जो है वो पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हैं। तो सी ऑप्शन जो है पहला और तीसरा ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35। सी ऑप्शन 34 में सही उत्तर था और 35 नंबर प्रश्न अब हम पढ़ रहे हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य पर भारत की दावेदारी उचित है क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। अब यहाँ भी आपको बताना है ऑप्शन 1 ठीक है, दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा ठीक है या उपर्युक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर दोनों कथन, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए भारत की दावेदारी उचित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहलकदमियों में भारत ने भाग लिया है। प्रश्न 36 है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। 2-3 स्टेटमेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच विवाद के शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मददगार होते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बीमारी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करने में सहायक होते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति की स्थिति में मदद करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं नीचे, तो उसमें से बेटा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन जो हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। ये तीनों सही हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता तीनों कारणों से है। प्रश्न 37 भी इसी तरह का प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो यहाँ भी आपको बताना है कि सिर्फ पहला और दूसरा कथन ठीक है। पहला और तीसरा अंग है उसका, दूसरा और तीसरा अंग है उसका, या पहला दूसरा तीसरा तीनों उसके अंग हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद ये दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं नाभिकीय सुरक्षा संगठन, दूसरा सरकारी संगठन, तीसरा एक गैर सरकारी संगठन और चौथा मानव विकास संगठन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है।
प्रश्न 39 है, अभिकथन है यहाँ पर और कारण भी दिया है। अभिकथन है, स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर किसी भी फैसले को रोक सकता है। कारण, पांचों स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आप टिक करेंगे। प्रश्न 40 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या सही है? तीन कथन दिए हैं। पहला है, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए सर्वोच्च निकाय है। दूसरा, इसका पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है। तीसरा, इसे 6 अगस्त 1952 में स्थापित किया गया था। अब नीचे जो ऑप्शन है उसमें है पहला और दूसरा ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ठीक है, सिर्फ दूसरा ठीक है या सिर्फ पहला ठीक है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 41 है, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है केंद्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर तकनीकी सलाह देना। दूसरा, देश की रक्षा में सहयोग देना। तो इनमें से सिर्फ पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ठीक है या उपर्युक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है तकनीकी सलाह देना, इसलिए पहला ऑप्शन हम टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 42 में कथन और कारण दिया है। कथन है, राष्ट्रीय विकास परिषद सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देता है और नीति आयोग वित्तीय संसाधनों का केंद्र व राज्य सरकारों में आवंटन नहीं करता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं अभिकथन और कारण दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यूएसएसआर के में कैसी अर्थव्यवस्था थी? योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में, समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित, जनता द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित। तो बेटा यहाँ पर आपको ऑप्शन एक सही लग रहा है या दूसरा लग रहा है या पहला और दूसरा लग रहा है या पहला दूसरा तीसरा तीनों लग रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर है यहाँ पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक हैं। तो योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में, और दूसरी कैसी अर्थव्यवस्था थी? समाज के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। प्रश्न नंबर 44 है, रूस के कौन से गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? आपके ऑप्शन है चेचन्या, दागिस्तान, बेलारूस। अब इन तीनों में से 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, सिर्फ पहला और तीसरा, सिर्फ दूसरा और तीसरा, सिर्फ तीसरा या सिर्फ पहला और दूसरा। तो सही उत्तर है पहला और दूसरा, चेचन्या और दागिस्तान अलगाववादी आंदोलन चला रहे थे। प्रश्न नंबर 45 है, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी क्यों बना? कारण 3 दिए हैं। रूस ने CIS के गठन की अगुवाई की। दूसरा, उसे संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की जगह उत्तराधिकार में मिली। तीसरा, वह सबसे बड़ा गणराज्य था। अब यहाँ ऑप्शन आपको मिलेंगे सिर्फ पहला और तीसरा, सिर्फ दूसरा, सिर्फ पहला और दूसरा या पहला दूसरा तीसरा। कौन सा कथन सही है? तो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी इसलिए बना क्योंकि उसे संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की जगह उत्तराधिकार में मिली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न 46 है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के संबंध में कौन सा वाक्य सही है? 4 ऑप्शन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा उस समूह के खिलाफ चलाया गया अभियान था जिन पर 9/11 के हमले में शामिल होने का शक था। दूसरा, इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया। तीसरा, इस अभियान में 34 देशों की सेना शामिल थी। और लास्ट है अ व ब दोनों। तो बेटा इसमें पहला तो ये है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा उस समूह के खिलाफ चलाया गया अभियान था जिन पर 9/11 के हमले का शक था। और दूसरा, इस अभियान में मुख्य निशाना जो है वो अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है।
फिर अभिकथन है CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 में हुई। कारण अरब क्रांति का आरंभ 2009 में हुआ था। तो यहाँ पर बच्चों अभिकथन और कारण दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 48 है 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ। कारण इस परिघटना को अरब क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों दोनों में क्या है, अभिकथन और कारण यहाँ भी सही है, लेकिन अभिकथन की सही व्याख्या कारण नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये आपका पार्ट बी भी ख़त्म हो गया। आपने यहाँ तक ये समझ लिया होगा कि पार्ट बी में आपको बहुत ही ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, उनके कारणों को पढ़ना है, जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनको पढ़ना है, और फिर आपको सही उत्तर का चयन करना है। अब हम पार्ट सी पर आ गए हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आपको करने हैं, और इसमें चित्र, कार्टून या पैराग्राफ के द्वारा आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले अखबार की कुछ कतरनें दी गई हैं और उस पर आधारित एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इस घटना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको ऑप्शन दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या चौधरी चरण सिंह। तो प्रश्न का सही उत्तर है इस समय लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। फिर नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और प्रश्न है उपरोक्त चित्र में दिखाए गए व्यक्तियों की पहचान कीजिए। गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्णो, वाने एनक्रूमा, जोसेफ बाज टीटो। नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। 1, 2 और 3 सही है, या 1, 3 और 4 सही है, या 2, 3 और 4 सही है, या 1, 2 और 4 सही है। तो बच्चों इसमें एक गमाल अब्दुल नासिर हैं, दूसरे सुकर्णो हैं और तीसरा वॉन एनक्रूमा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अखबार के कुछ कार्टून दिए हुए हैं, कोई सीमा दिखाई गई है और प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र में चीन ने आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है लद्दाख के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, मिजोरम के अधिकांश क्षेत्र पर, हिमाचल के अधिकांश क्षेत्र पर, या ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि चीन ने लद्दाख के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण किया था। अब ये अनुच्छेद है और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है शीत युद्ध क्या है? ऑप्शन है पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, युद्ध जैसी परिस्थिति, इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर है शीत युद्ध का तात्पर्य है युद्ध जैसी परिस्थिति बनना। प्रश्न नंबर 53 है प्रतिद्वंदियों में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक महाशक्ति के द्वारा किए गए एक एक सैनिक समझौते की पहचान कीजिए। ऑप्शन है नंबर 1 नाटो, नंबर 2 वार्सा पैक्ट, नंबर 3 सिएटो, नंबर 4 ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। मतलब ए है नाटो, दूसरा है वार्सा पैक्ट। दोनों इसके महाशक्तियों ने एक एक सैनिक समझौते की पहचान की। अमेरिका ने किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया? आपके ऑप्शन है नंबर 1 पूंजीवादी, नंबर 2 साम्यवादी, नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था, नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया, ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 55 है सोवियत संघ ने किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया? आपके ऑप्शन है उदारवादी लोकतंत्र, पूंजीवादी, साम्यवादी, उपयुक्त सभी। तो सोवियत संघ की विचारधारा बच्चों साम्यवादी है। अगला पैराग्राफ है जिसमें परमाणु परीक्षण के बारे में बताया जा रहा है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1972 में, 1974 में, 1996 में या 1998 में। तो इसका सही उत्तर है 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। प्रश्न नंबर 57 है भारत का परमाणु नीति के संबंध में क्या विचार है? विचार 4 दिए हैं। कौन सा है? अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में प्रयोग करने का, अणुशक्ति को सिर्फ दुश्मन देश में प्रयोग करने का, अणुशक्ति का आने वाले वर्षों में परीक्षण नहीं करने का, उपर्युक्त कोई भी नहीं। तो भारत का
ये नीति है, ये विचार है कि अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग किया जाए। भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था तब देश की घरेलू स्थिति कैसी थी? ऑप्शन है राजनीतिक मामले में बड़ा कठिन था। दूसरा, भारत में मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। तीसरा, भारत आर्थिक से समस्याओं से घिर गया था। चौथा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी उस समय देश की घरेलू स्थिति में कारण उस समय विद्यमान थे। राजनीतिक मामलों के लिए भी बड़ा कठिन दिन था, भारत में मुद्रास्फीति भी बढ़ गई थी और भारत कई तरह की आर्थिक समस्याओं से भी घिरा हुआ था। प्रश्न नंबर 59 है, अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था? 1970 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु कार्यक्रम 1940 के दशक के अंत में किसके मार्गदर्शन में शुरू किया गया था? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं होमी जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राधा कृष्णन। तो 1940 में होमी जहांगीर भाभा के अंतर्गत उनके मार्गदर्शन में ये परमाणु कार्यक्रम जो है भारत ने शुरू किया था। तो इस तरह से बच्चों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले बनाए गए दोनों वीडियो का लिंक्स भी डाल दूंगी, आप उन्हें भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।